Welcome to all. अच्छा, in the last lecture हम लोग ने क्या किया था, अगर तुमको याद होगा, we have started with banking. हम लोग ने types of banking खत्म किया था, types of banks खत्म किया था. Okay, in detail बहुत लंबा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए आ सकता है. न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग कर लिया था, पेमेंट बैंक. Okay, so functions of commercial bank. Next question है, as you can see, functions of commercial bank. Now it is divided into two categories, primary functions and secondary functions. So in today's lecture we will cover the primary functions. जो मेन बैंकिंग फंक्शंस है, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. बैंक का मेन काम क्या होता है? एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स, और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट की होगी उसको लेंड करना. व्हाट इज लेंडिंग? लेंडिंग इज नथिंग बट गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस. सो बैंक का प्राइमरी मोटिव, बैंक का मेन काम यही है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन्स ग्रांट करना. अब यू कैन सी फंक्शंस दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी. प्राइमरी में दो है, सेकेंडरी में भी दो है. और डिपॉजिट्स में भी दो है, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट. और टाइम में भी दो है, डिमांड में भी दो है. देखो मतलब कितना सारा कैटेगराइजेशन है. वापस एक बार सुन लो. फंक्शंस है कमर्शियल बैंक्स के, तो दो बातें होंगी, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा. प्राइमरी होगा तो दो बातें होंगी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. सेकेंडरी होगा तो भी दो बातें होंगी, एजेंसी एंड यूटिलिटी फंक्शंस. डिपॉजिट्स होगा तो दो बातें होंगी, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट होगा तो भी दो बातें होंगी, एफडी एंड रिकरिंग. एंड डिमांड होगा तो सेविंग एंड करंट. वो क्या है वो हम लोग आज के लेक्चर में ही करने वाले. ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस होगा तो उसमें भी दो बातें हो रही है, लोन्स एंड एडवांसेस. लोन्स एंड एडवांसेस इसमें दो का कैटेगराइजेशन नहीं है, उसमें थोड़ा तीन वगैरह कैटेगरीज है. लेकिन बात एक बार वापस समझ लेते हैं, मतलब एकदम क्लियर हो जाए. फंक्शंस होगा तो दो बातें होंगी, प्राइमरी फंक्शंस है, सेकेंडरी फंक्शंस है. प्राइमरी होगा तो दो बातें होंगी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी बैंक और लोन देगी, लोन्स एंड एडवांसेस देगी. सेकेंडरी होगा तो दो बातें होंगी, एजेंसी होगा एंड यूटिलिटी होगा. वो तो भाई नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होगा. ना डिपॉजिट्स होगा तो उसमें भी दो बातें होने वाली, एक टाइम डिपॉजिट्स है और एक डिमांड डिपॉजिट्स है, जो अभी हम लोग करेंगे, टाइम एंड डिमांड. और टाइम होगा तो उसमें भी दो है, एफडी एंड रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. एंड अगर डिमांड है तो उसमें भी दो चीजें, सेविंग एंड करंट. ना अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. आज से प्राइमरी फंक्शंस पे फोकस करेंगे, हो जाएगा आज के लेक्चर में प्राइमरी फंक्शंस पूरा हो जाएगा. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद एजेंसी एंड यूटिलिटी फंक्शंस, दैट इज द सेकेंडरी फंक्शंस. ओके, सो प्राइमरी फंक्शंस. Let's move to the next page. Primary function. Basic functions are also known as core banking functions. Main functions banks ये काम तो करता ही है. अगर ये भी काम नहीं कर रहे तो फिर बैंक क्यों ओपन हुआ है? तो ये काम तो बैंक करेगा ही. ये मेन फंक्शंस. सेकेंडरी फंक्शंस हर एक बैंक के अलग अलग हो सकते, कोई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. देयर इज नो कंपल्शन एज सच. लेकिन ये तो भाई कंपल्शन है तो करना ही पड़ेगा. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. नाउ यू कैन सी further categorization, demand and time and demand. Now what is time deposit and what is demand deposit? It is very simple. नाम से पता चल रहा है what is time deposit. A deposit which is created for a particular period of time. A deposit which is maintained for a particular period of time. Particular period खत्म होने के बाद वो सारा जो डिपॉजिट में पैसा रखा है वो रीपे किया जाता है अकाउंट होल्डर्स को, उसको टाइम डिपॉजिट कहते हैं. So time deposits are called as time deposit because they are repaid to the customers. Repaid to the customers after the expiry and decided time. After the expiry and decided
to expiry and decided time. Now next is fixed deposit. Next means time deposit में first part is fixed deposit. Now what is fixed deposit? तुमने सुना होगा FD बोलते हैं उसको. What is fixed deposit or FD? It is made for a particular period of time. ये पहले याद रखो. 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, maximum period of 5 years. Term deposit हो सकते. What is term deposit, sir? Term deposit, fixed deposit दोनों same. So fixed deposit is also known as term deposits. Now it is maintained for a particular period of time. After the expiry of that period, the amount will be repaid to the account holder. अभी एक चीज और याद रखो कि फिक्स डिपॉजिट में लम सम एक साथ पैसा डिपॉजिट होता है. 2 लाख की एफडी, 3 लाख की एफडी, जो भी है, लम सम एक साथ अमाउंट डिपॉजिट होगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड सारा अमाउंट वापस मिल जाएगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, पहले रूल सुन लो फिर बाद में हम इसको समझते. विड्रॉवल पे रेस्ट्रिक्शंस जितने ज्यादा होंगे, विड्रॉवल पे रेस्ट्रिक्शंस जितने ज्यादा होंगे उतना इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा. रेस्ट्रिक्शन कम, इंटरेस्ट कम. रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है. मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, अमाउंट जो डिपॉजिट रखी है बैंक में उसके ऊपर विड्रॉवल पे अगर रेस्ट्रिक्शंस है बहुत ज्यादा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा. रेस्ट्रिक्शंस कम है तो इंटरेस्ट भी कम होगा. रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है तो भाई इंटरेस्ट भी नहीं होगा. अब इसका क्या लेना देना? बात एकदम सरल है. अगर 2 साल तक बैंक में से वो पैसा निकालने वाला ही नहीं हो, 2 साल इज जस्ट एन एग्जांपल, तो 2 साल तक वो पैसा बैंक कहीं पर भी यूज कर सकते, तो वहां पे वो ज्यादा पैसा कमाएगी. 2 साल के लिए टेंशन नहीं. तो अगर वो ज्यादा कमाएगी तो मुझे भी ज्यादा देगी, तो मैं 2 साल के लिए रखूंगा. सर समझा नहीं? देखो मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, सपोज 2 साल का एफडी बना है तो 2 साल तक मैं विड्रॉ नहीं कर सकता वो अमाउंट नॉर्मल कोर्स में. तो 2 साल तक बैंक वो पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकती है, किसी को भी लोन दे सकती है. वो झंझट नहीं है बैंक के लिए कि वापस कोई मांगे नहीं मांगेगा, पक्का नहीं मांगेगा, बिकॉज 2 साल के लिए लॉक हो गई है वो अमाउंट इन दैट अकाउंट. सो बैंक ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ऑब्वियसली मुझे भी तो ज्यादा पैसा चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट विल बी हायर. सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट एफडी पे मिलता है. अच्छा सर ऐसा हुआ तो 2 साल के पहले मुझे अर्जेंटली पैसे की जरूरत आने पड़े तो हाँ, तो विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा अपना है, लेकिन फिर इंटरेस्ट कम मिलेगा. या अगर एकदम इमीडिएटली निकाला है, ज्यादा देर तक रखा ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट मत करना कि उतना ही मिले. प्री मैच्योर विड्रॉवल बोलते हैं उसको, वहां पे नहीं है बट वी कैन से, लिख भी सकते हो पेपर में, प्री मैच्योर विड्रॉवल. मैच्योर होती है एफडी, कुछ पीरियड खत्म होने के बाद, फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद एफडी गेट्स मैच्योर. मैच्योर होने के पहले अगर एक्सपायर करो, विड्रॉ करोगे तो उसको प्री मैच्योर विड्रॉवल बोलते हैं, विच इज नॉट अलाउड नॉर्मली. लेकिन अगर तुम्हारा पैसा है, तुमको अगर लेना है तो कौन क्या ऑब्जेक्शन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता ऑब्जेक्शन. यू कैन विड्रॉ बट इंटरेस्ट कम मिलेगा. सो ये है एफडी, फिक्स डिपॉजिट. लमसम अमाउंट, व्हाट इज लमसम सर? एक साथ रखते हैं, वहां पे लमसम वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन याद रख लो, अगर पेपर में लिख सको तो अच्छा है. सर वहां पे कुछ एफडीआर दिख रहा है. एफडीआर, व्हाट इज एफडीआर? फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स. डिपॉजिट बैंक में रखा है तो उसकी रिसीट तो मिलनी चाहिए ना, वो रिसीट है एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट रिसीट. और ये एफडीआर के अगेंस्ट लोन भी मिल सकता है, मतलब एफडी को गिरवी रख के लोन भी ले सकते हैं सेम बैंक से, यूजुअली सेम बैंक से. ठीक है, तो ये एफडी खत्म हो गया, फिक्स डिपॉजिट. यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों ज्यादा है सर? इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है. रेस्ट्रिक्शन क्या है सर? विड्रॉ नहीं कर सकते मनी पीरियड खत्म होने तक. पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो पूरा पैसा वापस ही मिलने ही वाला है, अलॉन्ग विथ हाई इंटरेस्ट. सेकेंड पॉइंट, रिकरिंग डिपॉजिट और आरडी. ये भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए है, तभी तो ये टाइम डिपॉजिट में आता है. टाइम डिपॉजिट में 2 कैटेगरीज है, एफडी एंड आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट.
रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी में सिमिलरिटी है कि पर्टिकुलर पीरियड तक वो पैसा बैंक अकाउंट में रहेगा, पीरियड एक्सपायर होने के बाद पैसा वापस मिल जाएगा। पीरियड खत्म होने तक विड्रॉ नहीं कर सकते तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा। तो दोनों में फर्क क्या है सर? एफडी में एक साथ पैसा रखा जाता है और रिकरिंग में इंस्टॉलमेंट में पैसा रखते हैं। सपोज मेरे पास उतना पैसा नहीं है, आई हैव अ रेगुलर इनकम जो आता रहेगा, तो मैं रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पैसा, फिक्स अमाउंट चेंज करोगे नहीं चलेगा, फिक्स अमाउंट विल बी डिपॉजिट, शैल बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ, यूजुअली मंथली होता है रिकरिंग डिपॉजिट। अमाउंट शुड बी फिक्स। कितनी हो सकती है? कितने भी, 5,000, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, कुछ भी। इसके ऊपर भी इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, बट एफडी से थोड़ा कम होता है यूजुअली एकदम थोड़ा पॉइंट में फर्क हो सकता है, लेकिन एफडी से थोड़ा कम होता है क्योंकि एफडी एक साथ रखते हैं ना, तो एक साथ बैंक कभी भी पैसा यूज कर सकते हैं वो दूसरे दिन से। रिकरिंग में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता है तो अमाउंट छोटी मिलेगी बैंक को। तो एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन रिकरिंग में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है एज कंपेयर टू अदर अकाउंट। So I'm not going to read that because already I've discussed that, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेते हैं। It is operated by salaried persons and businessmen having regular income. A certain fixed sum of money, fixed amount of money is deposited into the account every month. Withdrawal of accumulated amount. What is accumulated amount? जमा हो गई amount. Accumulated मतलब जमा हो गई. Along with the interest is paid after the maturity date. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर, एफडी से सिमिलर होता है, लेकिन एक बात समझ लो, एफडी से थोड़ा कम रहेगा और उसका पासबुक मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज हर महीने जमा हो रहा है ना, तो उसका हिसाब बराबर होना चाहिए, तो पासबुक। सो आरडी हो गया। सो टाइम डिपॉजिट इज डन, टाइम डिपॉजिट खत्म हो गया। नाउ आजकल ये कॉन्सेप्ट्स कम हो गए, बिकॉज एफडी में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा रिटर्न शेयर मार्केट में मिल सकता है, तो आजकल की जनरेशन एफडी पे ज्यादा रिलाई नहीं करती। लेकिन अगर पैंडेमिक सिचुएशन या कोई अनयूजुअल सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे मार्केट गिर सकता है, तो वहां पे रिटर्न लो हो जाता है, whereas एफडी पे फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग नहीं रहता। सो आई गेट फिक्स अमाउंट। दोज इन्वेस्टर्स जिनको टेंशन नहीं चाहिए लाइफ, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिला तो भी चलेगा भाई, हमको फिक्स रिटर्न मिल जाए, तो फिक्स डिपॉजिट इज सूटेबल। अच्छा मोड़े, पैसा सेफ रहेगा। कोई फालतू बैंक में एफडी बनाओगे तो अलग बात है, नेशनलाइज्ड बैंक्स होती है या प्राइवेट सेक्टर्स में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे बैंक्स में अगर पैसा जमा करोगे तो अमाउंट सेफ रहेगा। रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा म्यूचुअल फंड जितना या शेयर मार्केट जितना, लेकिन रिस्क भी कम होगा। एंड रिकरिंग म्यूचुअल फंड करें, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का, हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है म्यूचुअल फंड कंपनी। तुम कभी ना कभी ये पढ़ने वाले हो या करने वाले हो ऐसा ही। तो दिस इज वेरी सिमिलर, लॉजिकली वेरी सिमिलर टू रिकरिंग डिपॉजिट, कि हर महीना थोड़ा थोड़ा जाता है। हमारे पास एक साथ पैसा नहीं है, तो हम करेंगे सर, हम थोड़ा थोड़ा हर महीना पैसा डिपॉजिट में यहाँ पे जमा कर देंगे और वहां पे म्यूचुअल फंड में जमा होता है। हालांकि हमको म्यूचुअल फंड सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो बहुत जो काम की चीज होती है, ज्यादा रिलेवेंट होती है, ज्यादा करंट सिनेरियो होता है, वो डिस्कस नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते बोर्ड। ओके, सो रिकरिंग डिपॉजिट इज डन। म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ठीक है, कभी फिर पढ़ लेना 12th के बाद। सो रिकरिंग डिपॉजिट इज डन, टाइम डिपॉजिट हो गया इसके साथ। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज डिमांड डिपॉजिट। मैं एक बार फिर से थोड़ा ऊपर पहले जाता हूं, तुमको समझ में आया कि हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं प्राइमरी फंक्शंस, उसमें हम लोग कर रहे हैं डिपॉजिट में हमें डिपॉजिट में बातें
डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। तो भाई एफडी एंड आरडी, हमने एफडी एंड आरडी खत्म किया है, तो हमने टाइम डिपॉजिट खत्म किया है। अभी अगली बारी आएगी डिमांड डिपॉजिट्स, ये रहा डिमांड डिपॉजिट्स। सो अभी हम डिमांड डिपॉजिट्स खत्म करेंगे। नाउ व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट्स? एक तो बात समझो, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होगा। दिस इज मेंटेन्ड, दिस अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। ऐसा कोई फिक्स पीरियड नहीं होता यार। तो 6 महीने में भी अकाउंट बंद कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जब तुम डिमांड करोगे, जब तुम विड्रॉल के लिए डिमांड करोगे, तो बैंक का ड्यूटी है कि वो पैसा देगा। देखो अभी मनी कैन बी विड्रॉन, मैं सेकेंड लाइन से पढ़ रहा हूँ। मनी कैन बी विड्रॉन एज पर द विश ऑफ द कस्टमर थ्रू विड्रॉवल स्लिप्स। विड्रॉवल स्लिप्स होते हैं बैंक्स में जाके, चेक्स इशू करके, एटीएम कार्ड्स, ऑनलाइन ट्रांसफर एक्सेट्रा, और कोई भी तरीके से तुम विड्रॉ कर सकते हो अमाउंट को। तो इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं सर? whenever I demand, it is the duty of the banker to repay that money to me. विड्रॉवल भी और अकाउंट बंद करना होगा तो रीपेबल भी। सो रीपेमेंट और विड्रॉवल में क्या फर्क है सर? रीपेमेंट मतलब पूरा अमाउंट वापस मिल जाएगा। एफडी और आरडी के केस में पूरा अमाउंट वापस मिल जाती है। यहाँ पे विड्रॉवल ऐसा है ना कि मैं अकाउंट बंद नहीं कर रहा हूँ, अकाउंट रहेगा, मैं अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ उसमें से। अच्छा, तो डिमांड डिपॉजिट में अगेन देयर आर टू कैटेगरीज। एटीएम तो तुमको पता होगा, एटीएम कार्ड्स वगैरह नहीं भी पता है तो वैसे भी होने वाला है। एटीएम कार्ड सबको पता है ऑब्वियसली। एटीएम का फुल फॉर्म बोल देता हूँ, बाद में आएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एनी टाइम मनी ऑल टाइम मनी नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे आने ही वाला है, आगे आने ही वाला है। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। First point, saving account, and second point is current account. डिमांड डिपॉजिट दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेविंग एंड करंट। डिमांड डिपॉजिट होगा तो भी दो बातें होगी, सेविंग होगा एंड करंट होगा। तो सेविंग अकाउंट तो सारे पर्सन्स का, सब लोगों का सेविंग अकाउंट होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन अकाउंट, सबके पास होता है। तो माइनर हो, तुम्हारे नाम पे भी हो सकता है, लेकिन गार्डियंस अपॉइंट करेंगे, मतलब सिग्नेचर तुम्हारी नहीं चलेगी, बिकॉज योर सिग्नेचर हैव नो वैल्यू एक्सेप्ट ऑन हॉल टिकट्स। बाकी तुम्हारे सिग्नेचर का कोई वैल्यू नहीं है एज सच। उसके फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। माइनर की कोई वैल्यू नहीं देती, सॉरी, माइनर को कोई अकल नहीं रहती, मैं नहीं बोल रहा, लॉ बोल रहा है, लेकिन उसके बेनिफिट ज्यादा है। बेनिफिट ज्यादा है। कोई बंदा तुम्हारे अगेंस्ट किसी भी तरीके की लीगल एक्शन नहीं ले सकता। एनीवेज, उसका सेविंग अकाउंट से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो सेविंग अकाउंट माइनर्स ओपन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन गार्डियन को हैंडल करना पड़ेगा अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटी जनरेट होती है, अगर कुछ फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, तो गार्डियन विल बी रिस्पॉन्सिबल। माइनर को तो वैसे भी कुछ अकल नहीं है, तो माइनर तो फ्रॉड कर ही नहीं सकता। कुछ भी, कोई भी फ्रॉड अगर हो गया तो गार्डियन विल बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज सिग्नेचर गार्डियन की है। एनीवेज, ये यहाँ पे नहीं है माइनर वगैरह। So what is saving account? Operated by those who earn regular or fixed income such as salary और wages। पर एक बात मैं बोल दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सैलरी और वेजेस होना ही चाहिए सेविंग अकाउंट से। हाउसवाइफ भी सेविंग अकाउंट ओपन करती है, होगा ही। ऑलमोस्ट सारे हाउसवाइफ्स का सेविंग अकाउंट होता है, होते ही होना भी चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मंथली बेसिस पे करना ही चाहिए सेविंग। जैसे तुम्हारा सेविंग होता है, तुम 3-4 महीने में सेव करो, 6 महीने में सेव करो और डिपॉजिट कर दो वहां। सो यूजुअली रेगुलर फिक्स इनकम वाले पब्लिक ओपन सेविंग्स अकाउंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ये भी बात क्लियर कर लेते। सो द मेन एम ऑफ डिपॉजिट अकाउंट इज टू एनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग अमंग पीपल। लोगों को सेविंग रखने की आदत हो, सेविंग करने की आदत हो, इसीलिए सेविंग अकाउंट हुआ है। एक तुमको याद होगा तो टाइप्स ऑफ बैंक्स में सेविंग बैंक्स था, यही फंक्शन करती थी सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक। ओके, these deposits account are meant for the purpose of maximum savings. There are restriction on withdrawal, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं बट रेस्ट्रिक्शन है। और मैंने 5-7 मिनट पहले बोला था तुमको कि अगर विड्रॉवल पे रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है तो इंटरेस्ट भी ज्यादा है, रेस्ट्रिक्शंस कम है तो इंटरेस्ट भी कम है।
रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं। तो इन दिस केस रेस्ट्रिक्शन विड्रॉ कर सकते हैं, बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, तो इंटरेस्ट लो रहेगा, होगा इंटरेस्ट लेकिन कम रहेगा। So what kind of restrictions? Restrictions होंगे maximum number of withdrawals, एक महीने में इतने ही विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं विड्रॉवल ट्रांजैक्शन कर सकते, या मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है कि इतना, मतलब 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया। देयर आर सम बैंक जिसमें 10,000 तक का मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह में 10,000 रुपए तक विड्रॉ, मतलब मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। नहीं कर सकते उससे भी थोड़ा, लेकिन फिर वो मेंटेन रखना पड़ता है, नहीं तो पेनल्टी चार्ज हो सकती। रिसेंटली एसबीआई ने ये पेनल्टी निकाल दी है, बट कुछ बैंक अभी भी वो रख रहे हैं। मतलब सर, मतलब एसबीआई में से 10 रुपए भी अकाउंट में है तो भी चल जाएगा, पेनल्टी नहीं लगेगी। There are restrictions on withdrawal limits from these accounts. These accounts carry low rate of interest. The interest is credited monthly, quarterly, yearly, or a half yearly basis. पासबुक फैसिलिटी होगी, ऑब्वियसली पासबुक मिलेगी। बैलेंस ऑन एसएमएस, एसएमएस पे बैलेंस, मतलब एसएमएस अलर्ट होगा। विड्रॉ करोगे तो इमीडिएटली मैसेज आता है, अगर तुमको पता होगा तो। अकाउंट स्टेटमेंट एक्सेट्रा ये सब मिलता है। Facilities are provided to account holders to ascertain financial position. What is ascertain? To check the financial position, to calculate the financial position, क्या है, कितना बैलेंस है, क्या है, ये सब पता होना चाहिए ना हर एक अकाउंट होल्डर। तो इनके थ्रू, एसएमएस के थ्रू, अकाउंट स्टेटमेंट्स के थ्रू, पासबुक्स के थ्रू ये पता चल सकता है अकाउंट होल्डर। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर्स some banks provide separate facility of flexi deposit. Some banks provide separate facility of flexi deposit. So what is flexi deposit? This facility combines the advantage of saving and fixed deposit. This is not separate account. So yeah, it is a type of saving account or current account with special features or benefits. उसको मोडा भी बोलते हैं, मोडा, flexi deposits or a MODA. So what is MODA? Multiple option deposit account. Multiple option deposit account. I'll give you a simple example. पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, as it is not there, but I'll give you a simple example to understand the concept. Suppose मेरा सेविंग अकाउंट है, I give instructions to my banker up to 15,000 रुपया, 15,000 is just an example, up to 15,000 rupees, the amount shall be deposited in the saving account. And if it exceeds 15,000 rupees, that extra amount will be deposited in FD account. तो अगर अकाउंट में 50,000 रुपया आ गए तो 15,000 रुपया सेविंग में जाएगा और बाकी का 35,000 रुपया FD में जाएगा। अब इसमें फायदा क्या होगा? 35,000 रुपए में मेरे को FD का इंटरेस्ट मिलेगा और बाकी 15,000 रुपए पे मुझे सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अकाउंट्स। हाइब्रिड अकाउंट है। व्हाट इज हाइब्रिड? दो कैरेक्टर्स को मिक्स करके तो दोनों चीजों को मिक्स करके हाइब्रिड अकाउंट बनता है। वहां पे उन्होंने वर्ड हाइब्रिड यूज नहीं किया है। यू कैन यूज द वर्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड सुना होगा, डॉग्स के वगैरह ब्रीड्स होते हैं, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। मतलब दो ब्रीड्स को मिक्स करके कोई तीसरा ब्रीड बन जाता है। वो छोड़ो भाई, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते। बट इट इज अ हाइब्रिड अकाउंट। व्हाट इज अ हाइब्रिड अकाउंट? इट कंटेन्स डिफरेंट फीचर्स, इट कंबाइंस टू डिफरेंट फीचर्स, टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो एक है एफडी का कैरेक्टर, एक है सेविंग का कैरेक्टर। प्राइमरीली सेविंग होगा और एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए वो एफडी बनेगा। और ये भी बात सुन लो एक्स्ट्रा कि इफ द बैलेंस फॉल्स बिलो 15,000, सपोज देखो एफडी पे तो मैं हाथ नहीं लगा सकता एफडी को, क्योंकि वो फिक्स पीरियड के लिए होगा। नाउ इफ आई इशू अ चेक और सेविंग अकाउंट ऑब्वियसली 15,000 के नीचे गया, बैलेंस जाएगा ना। सेविंग अकाउंट में सी होने वाले, तो अपने 3,000 का अगर चेक इशू करूंगा किसी मेरे सप्लायर को वगैरह, कोई भी, किसी को, सप्लायर को नहीं, कोई भी बंदे को 3,000 का चेक, तो 15,000 के नीचे गया बैलेंस, ऑब्वियसली 12,000 हो जाएगा। तो 15,000 तो मैंने बैंक को बोला है कि उतना मेंटेन रखना ही चाहिए। तो एफडी में जो पैसा पड़ा है
वो पैसे में से रीट्रांसफर हो जाएगा इन सेविंग अकाउंट इन ऑर्डर टू मेंटेन 15,000 का बैलेंस। तो ये सब तो पेपर में है नहीं, सिलेबस में दिया नहीं है, तो पेपर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सी डिपॉजिट और मोडा व्हाटएवर मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, मैं ये इतना क्लियर कर रहा हूँ। In case multiple action, the excess amount after particular limit gets automatically transferred to FD. Yes, sorry, my mistake. When adequate funds are not available to honor payments or checks in savings account, funds get transferred to FD account. But they did not give any example. They have not given any example. चलेगा, मैंने एग्जाम्पल तुमको दे दिया है, और रिवाइज तो करेंगे आगे। नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट इज करंट अकाउंट। नाउ एक बात समझ लो कि करंट अकाउंट इज ओनली फॉर बिजनेसमैन, फर्म्स, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, भाई जो बिजनेस करते हैं उनका अकाउंट करंट अकाउंट होता है। तो नॉन बिजनेसमैन, बाकी कोई भी बंदा करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता अदर देन बिजनेसमैन और कंपनीज एटसेट्रा, और इनको तो करंट अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ता है। क्लियर है? प्रोफेशनल्स को भी करंट अकाउंट मेंटेन करना। सो ये करंट अकाउंट का बेसिक, बट यूजुअली बिजनेसमैन। ओके, सो दिस इज करंट अकाउंट। अच्छा, ये तो बेसिक मीनिंग हो गया। करंट अकाउंट पे कोई भी विड्रॉल नहीं होता, और विड्रॉल पे लिमिट नहीं होता। मतलब जितना चाहिए पैसा डिपॉजिट करो, जितना चाहिए विड्रॉ करो, there will be no restriction on withdrawal. And as I said earlier, there are more restrictions, more interest, less restrictions, less interest, and no restriction, no interest. So in the case of current account, since there are no restrictions on withdrawal, there will be no interest payable on this account or on the amount in this account. I think I'm very clear. So this is nothing but a current account. There are certain additional facilities which are available to current account holders, like bank OD, overdraft, suna hoga. This facility is available only to current account holders. Now what is that? What is this overdraft facility? I'll explain. वैसे भी आगे आने वाला है। अभी फिलहाल वापस एक बार सुन लो। करंट अकाउंट is an account open only by a businessman or commercial organizations, educational institutions, etc., who have regular banking transactions in this account. There is no restriction on deposit and withdrawal, therefore no interest paid by the bank on this account. Overdraft facility is available for this account. For current account, banks provide statement of every month. They have monthly statement provide करते हैं. Now what is overdraft facility? Obviously bookkeeping में हुआ होगा. Bookkeeping में you must have done the overdraft facility. Now still I'll repeat that. ओवरड्राफ्ट का मतलब है जितना अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा यू कैन ड्रॉ। ओवरड्रॉ के ऊपर ओवरड्राफ्ट आया, मतलब यू कैन विड्रॉ द अमाउंट मोर देन दैट इज देयर इन योर अकाउंट। सो इफ यू हैव सपोज 1 लाख रुपीज इन योर अकाउंट, इन योर करंट अकाउंट, यू कैन विड्रॉ मोर देन 1 लाख। 1 लाख तो कर ही सकते हैं बिकॉज वो तो हक का पैसा है, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और जितना ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करोगे या ओवर ड्रॉ करोगे, सो दैट ओवर ड्रॉन अमाउंट के ऊपर तुमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द अमाउंट ओवर ड्रॉन। ठीक है, अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा कैसे सर? मतलब 1 लाख अकाउंट में पड़े, मुझे 2 करोड़ विड्रॉ करने, कर सकता हूँ? नहीं, लिमिट होता है, लिमिट होता है। मतलब 1 लाख है तो 20,000 30,000 विड्रॉ कर सकते हैं। लिमिट बैंक ही प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। नहीं है सिलेबस में, खाली सुन लो। लोन के लिए देखो सिक्योरिटी देनी पड़ती है। सिक्योरिटी मतलब कुछ अमाउंट गिरवी या कोई एसेट गिरवी रखना पड़ता है। सेम रूल अप्लाइज टू ओवरड्राफ्ट। कुछ सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है।
कैसी सिक्योरिटी है वो हमको सब सिलेबस में नहीं है, वो बैंक्स के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन दैट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, द सिक्योरिटी इज आल्सो नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल मतलब कनेक्टेड सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी में कुछ असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स, वो मैंने सिक्योरिटी की तरह रख दी है, बैंक में नहीं रख दी है, पर उसके ऊपर बैंक का चार्ज है, मतलब वो असेट्स में बेच नहीं सकता तब तक जब तक बैंक का पेमेंट सेटल नहीं करता, एज सिंपल एज दैट। तो वो सिक्योरिटी मैंने रखी है बैंक के पास, और उसके बदले में मुझे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी है बैंक। सपोज 1 लाख रुपीज का मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो अप टू 1 लाख आई कैन ओवरड्रॉ, मतलब बात समझो, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े, तो अप टू 6 लाख रुपीज आई कैन विड्रॉ। तो 1 लाख रुपया तो मेरा अपना नहीं है, वो तो बैंक का है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इसी के साथ डिपॉजिट्स खत्म हो गया। मैं वापस एक बार पीछे जा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं, मतलब चलो एक बार पीछे जाते हैं तो समझ में आया कि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि ऐसा होता है आंसर क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्या था वो भूल गए सर, तो ऐसा ना हो। पेज 61 पे लिख रहा है, देखो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक है। फंक्शंस में दो बातें हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में दो बातें होंगी, कौन सी दो बातें सर? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट होगा तो दो बातें होंगी, एक होगा एक होगा एफडी और दूसरा होगा आरडी। व्हाट इज एफडी सर? फिक्स्ड डिपॉजिट। व्हाट इज आरडी सर? रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, फिर डिमांड होगा तो दो बातें होंगी, एक होगा सेविंग और एक होगा करंट। तो अभी सेविंग और करंट हमने खत्म किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस की ओर। वो खत्म होने के बाद अपना प्राइमरी फंक्शन खत्म हो जाएगा, फिर एक ब्रीफ रिवीजन, रिकैप, और फिर बाद में खत्म लेक्चर। बी ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस किधर है? देखो आगे यहाँ पे मिलेगा लोन्स। तो तुमको पहले से ही पता है कि लोन्स क्या होते हैं। लोन मिलता है बैंक से, कर्जा है। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू बिजनेसमैन एंड अदर्स। बोरोवर्स कैन यूज एंटायर अमाउंट सैंक्शन जितना हुआ है, और विड्रॉ इन इंस्टॉलमेंट्स। देयर आर सर्टेन लोन्स, एक साथ इतने पैसे की जरूरत नहीं है हमको, एक अभी ले लो फिर 1.5 महीने के बाद मिल जाएगा, चलेगा, तो सैंक्शन करवा के रख दो पहले, और जब जरूरत पड़े तब विड्रॉ कर ले। ऐसे भी होता है, ये हमको एक साथ चाहिए, एक साथ। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है, अभी प्रोजेक्ट के लिए लोन बराबर है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिक्वायरमेंट एट अ स्टेज, एट वन स्ट्रोक इतना सारे पैसे की जरूरत नहीं है। सपोज 50 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया, तो 50 करोड़ का लोन इमीडिएटली हमको नहीं चाहिए, हमको स्टेजेस वाइज, फेजेस में पेमेंट चाहिए। तो फर्स्ट फेज में सपोज वी रिक्वायर ओनली 15 करोड़, फिर 20 करोड़, बात समझ रहे हो? तो इन इंस्टॉलमेंट्स आल्सो आई विल गेट लोन। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट सैंक्शनड, मतलब इंटरेस्ट तुमने जितना लिया है उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, सैंक्शन जितना किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। बिकॉज आप 50 करोड़ ले लो ना, बैंक ने आपको 50 करोड़ सैंक्शन कर दिए लोन, मतलब बैंक तो यही मानेगा कि आपने 50 करोड़ लोन ले लिया। क्लियर? तो जितना अमाउंट सैंक्शन होगा गवर्नमेंट की, सॉरी बैंक्स की तरफ से, उतने अमाउंट पे बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट। सो दिस इज नथिंग बट लोन्स। नाउ लोन्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, नहीं इस बार दो नहीं, इस बार 3 कैटेगरीज, और एडवांसेस में भी 3 कैटेगरीज है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स। एडवांसेस में भी 3 कैटेगरीज है, वो क्या है वो आगे पढ़ते हैं बाद में। शॉर्ट टर्म लोन्स are for a period up to 1 year to meet working capital requirements of the borrower. Now what is working capital? Accounts में शायद पढ़ा होगा, फिर भी it is my duty to discuss. I'll explain what is working capital. There are 2 types of capitals. मैं अकाउंटिंग लॉजिक नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ, बट जो अकाउंट से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, डोंट वरी। जो डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए कैपिटल यूज होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, मंथली फीस जो भी होता है वो, रेंट चार्जेस, जो भी रूटीन लेवल पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है, दैट फॉर दैट एक्सपेंडिचर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बाय फाइनेंसिंग, पैसा ही तो चाहिए इसके लिए, बिल्कुल सर, तो नहीं है मेरे पास तो बैंक से लोन ले लो।
पर वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहेगा, मतलब तुमको 1 साल के अंदर वो रीपे करना है, एंड यूजुअली द अमाउंट इज आल्सो वेरी लो, तो 1 साल के अंदर वो रीपे करना इज वेरी पॉसिबल फॉर अस, सो शॉर्ट टर्म लोन्स। Now second thing is medium term loans. Now what is medium term loans? The period is 1 to 5 years. There are certain approaches, I mean कुछ approaches में ऐसा दिया कि 1 to 3 years भी medium term में आ जाता है, 3 साल के ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं 1 to 5 years, 1 to 5 years है, चलो ठीक है 1 to 5 years medium term loans। Usually working capital requirement भी हो सकता है हमको, अगर हमको नहीं जमता 1 साल में रिपे करने के लिए, तो भाई मीडियम टर्म लोन ले लो, या फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। नाउ व्हाट इज फिक्स कैपिटल? आपने वर्किंग कैपिटल तो बोला, फिक्स कैपिटल नहीं बोला, सिंपल है, अ कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एक्वायर फिक्स असेट्स, एंड यू नो व्हाट इज फिक्स असेट्स, बहुत अच्छे से पता है तुमको अकाउंट्स में, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, राइट? these are the best examples, typical examples of fixed assets। इनके लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, that capital requirement will be considered as fixed capital requirement। तो ये fixed capital requirement है, और वर्किंग कैपिटल दोनों पर्पस हो सकते हैं मीडियम टर्म से। 1 साल से 5 साल का रीपेमेंट का पीरियड है, 1 साल तक होगा तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म 5 साल से लंबा पीरियड। ह्यूज मशीनरीज है, एक्सपेंडिचर करोड़ों में, 30 करोड़ 50 करोड़ ऐसी बड़ी अमाउंट है भाई, यहाँ पे 5 साल के अंदर तो रिपे होना पॉसिबल नहीं है, तो 5 साल से भी बड़ा लंबा लोन हो सकता है, 10 साल 15 साल 20 साल, उससे ज्यादा यूजुअली नहीं होता, यूजुअली 20 साल बहुत हो जाता है। सो लॉन्ग टर्म लोन हमको मैक्सिमम पीरियड नहीं लिखना, क्लियर है? सो ये लोन्स है, बट बात क्लियर कर लेते हैं, लोन्स यूजुअली लार्ज पीरियड के लिए होता है, तो उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन्स भले लिखा है, लेकिन यूजुअली लोन्स आर फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो ऊपर उन्होंने भी लिखा है, अभी उन लोग का एक्सप्लेनेशन ऊपर का देख लो, तुमको पता चलेगा कि उन्होंने अपोजिट स्टेटमेंट्स यूज किए। देखो, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस में आप एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट पहले पढ़ा नहीं था। बैंक्स ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू बिजनेस फर्म्स एंड अदर्स हु आर इन नीड ऑफ बैंक फंड्स, जिनको जरूरत है। The loans are provided for longer period of time from 1 year and more। बात समझ रहे हैं? और उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन में तो अप टू 1 ईयर लिखा है सर। आपको होता है मिस्टेक, हमको यही लिखना है, अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन बात ऊपर का एक्सप्लेनेशन इज परफेक्ट। 1 साल के अंदर के पीरियड के लिए होते हैं ना, उनको लोन नहीं कहा जाता, उनको एडवांसेस कहा जाता है। शॉर्टर पीरियड फ्रॉम 4 months to 1 year, the advances are in the form of cash credit, overdraft and discounting of bills। so overdraft में भी 3 बातें, आगे बढ़ते हैं। सॉरी नॉट ओवरड्राफ्ट, सॉरी माय मिस्टेक। एडवांसेस में भी 3 बातें हैं, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये तीनों टाइप्स को, तीनों कैटेगरीज को अभी आपको करना है। व्हाट इज कैश क्रेडिट, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट एंड व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओवरड्राफ्ट तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, कैश क्रेडिट उसी का भाई है, लेकिन फिर भी एक बार ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं वापस। दिस फैसिलिटी इज ऑफर्ड टू करंट अकाउंट होल्डर्स। पहले क्वेश्चन पूछते थे, पहले ट्रू और फॉल्स विद रीजंस में ऐसा क्वेश्चन आता था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू सेविंग अकाउंट होल्डर्स, तो ऑब्वियसली द स्टेटमेंट इज फॉल्स। मिल गए 5 मार्क्स? नहीं, रीजन लिखना पड़ेगा। तो रीजन में क्या लिख सकते हैं सर? सर एक लाइन लिखने का, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स ओनली। नहीं, इतना नहीं चलेगा, तो you should write the meaning of current account and overdraft and then conclude it again that this facility is available to current account holders। अगर मार्क ज्यादा चाहते हो तो आंसर एक्सपांड करना जरूरी है, ठीक है? तो यू शुड राइट द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, एज वेल एज करंट अकाउंट एंड देन कंक्लूड इट, बिकॉज बोर्ड्स में ऐसा है कि लेंथ also matters, खाली कंटेंट मैटर नहीं करता, लेंथ भी मैटर करती है। देयर आर सम, एक कैटेगरी होती है लोगों की जो टू द पॉइंट आंसर्स लिख के आ जाते हैं, आंसर्स का कंटेंट परफेक्ट रहता है लेकिन लेंथ नहीं रहती। तो अगर लेंथ नहीं है तो उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बोर्ड का रूल है, मेरा नहीं। ये बहुत गलत अप्रोच है। पर्सनली मैं अप्रोच से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ भाई। अगर तुमने कट टू कट आंसर, सर्टन
कंसेप्ट विच आर वेरी कट टू कट, एक लाइन भी सफिशिएंट होता है, तो उसमें जरूरत नहीं है ज्यादा लिखने। लेकिन क्या करें, अभी बोर्ड का रूल है तो फॉलो करना पड़ेगा। सो फोकस करो इस बात पे। अभी ये टॉपिक निकला है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सुन लो कि जितना हो सके उतना योर एम्फसिस शुड बी ऑन एक्सपांडिंग योर आंसर्स। जितना फोकस कर सको उतना अच्छे से कर लो, एक्सपांड करने को आंसर, कि गाना लिख के नहीं आने और एकदम रिपीट नहीं होना चाहिए, बट इन सिंपल वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स। अगर आंसर छोटा हो रहा है तो ये नहीं चलेगा कि सर इतना ही था, इतना ही था, तो सेंटेंसेस चेंज करो। बात समझ रहे? थोड़ा अलग से बात करें तो देखो, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, जितना कर सको उतना करो। अगर आंसर छोटा हो रहा है तो पता चल जाता है कि आंसर ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, रिपीट करो। एक और बात याद रखो यहाँ पे, हेडिंग्स के, कुछ लोग कैसा करते हैं ना, हेडिंग्स के बाद इमीडिएटली सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो उतना लेंथ कम हो जाता है आंसर का, प्लस वो दिखने में भी थोड़ा थोड़ा अनटाइडी लगता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैंडराइटिंग सबका अच्छा नहीं होता, मेरा बिल्कुल नहीं है, मेरा एकदम बकवास हैंडराइटिंग है। बकवास नहीं, लेकिन इट इज लेजिबल, बट इतना अच्छा नहीं है। यूजुअली बॉयज का हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं लेता, इट्स यूजुअल थिंग, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है कि बॉयज का हैंडराइटिंग खराब ही होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैंडराइटिंग सुधारने के दिन अभी चले, अभी भी सुधार सकते हैं, लेकिन अभी इतने साल में नहीं हुआ तो अभी कुछ मिरेकल होने का स्कोप नहीं पकड़ ले। और अगर तुम कोशिश भी करोगे ना तो पहले 3-4 पेजेस में अच्छा हैंडराइटिंग आता है, ये सबने नोटिस किया है, और फिर बाद में तुम अपने औकात पे, सॉरी अपने लेवल पे आ जाते हो। औकात ही बोलना चाहिए और क्या। सो ये बात हो जाती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 पेजेस पहले तुम अच्छा हैंडराइटिंग निकाल ही लेते हो, फिर बाद में हो जाते हो। तो इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन these things जहाँ पे एटलीस्ट योर प्रेजेंटेशन रिमेन्स टाइडी, आई मीन नीट। तो वो कैसे हो सकता है कि एक हेडिंग एक बार लिखोगे तो भाई नेक्स्ट लाइन से आंसर लिखना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको हाईलाइट करना, ठीक है, लीव अ लाइन एंड देन राइट। कुछ लोग ऐसा होता है ना, पता नहीं क्यों, मतलब ये कुछ ज्यादा सीरियसली ले रहे एनवायरमेंट, मतलब फ्रेंडली अप्रोच, सेव पेपर वगैरह, मोदी जी ने बोला था सेव पेपर, पेपरलेस करेंगे इकोनॉमी को, बराबर है, बराबर, इट्स अ वेरी गुड अप्रोच। अब आई पर्सनली सपोर्ट मोदी जी फॉर ऑल दिस थिंग्स, परफेक्ट अप्रोच। पर्सनल लेवल पे मैं भी एनवायरमेंटलिस्ट, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब पेपर का यूज कम से कम हो अच्छा है, लेकिन नहीं ना मार्क्स मिलेंगे। तो अगर मार्क्स चाहते हो तो एक्सपांड करना पड़ेगा आंसर। ओके, सो बात अपने पॉइंट पे आते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी इज ऑफर्ड टू करंट अकाउंट होल्डर्स टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मतलब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, पीरियड कैन वेरी फ्रॉम 15 to 60 डेज, ये बात नहीं की, 15 दिन मिनिमम, 60 दिन मैक्सिमम होता है पीरियड। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन, नहीं ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अमाउंट ओवरड्रॉन। विड्रॉल लिखोगे तो रॉन्ग नहीं दे सकते वो, क्योंकि बुक में भी दिया है, बट द मोर राइट इज अमाउंट ओवरड्रॉन, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए है अकाउंट में और मैंने 1,70,000 विड्रॉ किया, तो क्या 1,70,000 पे इंटरेस्ट भरूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। 20,000 पे इंटरेस्ट भरूंगा, क्योंकि 20,000 मैंने ओवर ड्रॉ किए, तो ओवर ड्रॉन होना चाहिए, विड्रॉल नहीं होना चाहिए। नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन, सेम अकाउंट में से विड्रॉ करना है, एंड एंट्रीज आर shown in current account. It is a temporary arrangement for a short period. Maximum कितने दिन सर? 60 days. So overdraft is done. Then first point के ऊपर आते हैं, कैश क्रेडिट। What is कैश क्रेडिट? नाम से पता चल रहा है, कैश दिया क्रेडिट पे, ऐसा पेपर में लिखेंगे नहीं ऑब्वियसली। सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट जैसा ही है, ओवरड्राफ्ट का ही भाई है, लेकिन ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में फर्क इतना है कि ओवरड्राफ्ट में सेम अकाउंट जो करंट अकाउंट है
उससे यू कैन ओवरड्रॉ, ज्यादा कर सकते हो। कैश क्रेडिट में भी बैंक ही लोन देगी, एडवांस देगी, लेकिन सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर एन अकाउंट होल्डर, उसमें से वो जो बंदा विड्रॉ करेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे ऐसा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि द इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन अमाउंट विड्रॉन। यहाँ पे ओवरड्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे विड्रॉल होना होगा। तो कैश क्रेडिट, एक और डिफरेंस है दोनों में। कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज अवेलेबल टू करंट एज वेल एज सेविंग अकाउंट होल्डर्स, whereas overdraft facility is available only to current account holders. Cash credit advances are provided to current as well as saving account holders. It provides working capital for a period, for a longer period of time. Longer मतलब longer than overdraft. Longer than overdraft. Interest rate is also higher on CC. CC मतलब cash credit overdraft से थोड़ा ज्यादा होगा. Separate CC account has to be maintained by the borrower. अकाउंट एक अलग बनाया जाएगा, बैंक बनाएगी और बोरोवर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसमें स्पेसिफिक अमाउंट होगी। से फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया कैश क्रेडिट में रखा है, तुमने 2 लाख रुपया विड्रॉ किया, सो यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन 2 लाख रुपया, नॉट 5 लाख रुपया। बात क्लियर है? जितना अमाउंट कैश क्रेडिट में है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं भरना है, जितना अमाउंट विड्रॉ किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भरना। ओवरड्राफ्ट में भी देखो ऐसा था, जितना अवेलेबिलिटी तुमको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं भरना है, तुमने जितना ओवरड्रॉ किया उसके ऊपर इंटरेस्ट भरना। आई थिंक आई एम क्लियर। और यहाँ पे वो सेंटेंस दिया नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या क्या, कौन सा सेंटेंस है वो सर? इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। सो कैश क्रेडिट इज डन, overdraft is also done. Last point is discounting of bills of exchange. Now what is discounting of bills of exchange? मुझे एक्चुअली ये पॉइंट बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर आता है, वहां पे तुम अच्छा खासा डिटेल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ लेते हो क्या होता है, और डिस्काउंटिंग भी समझ लेते हो, तुम जर्नल एंट्रीज भी बाय करते हो समझ के ऑब्वियसली, और तुम इतना सब डिटेल में पढ़ लो, प्रैक्टिकली तुमको पता चल जाता है कि डिस्काउंटिंग होता क्या है। सो यू डोंट नीड मी टू टेल दिस, बट स्टिल नहीं तो तुम बोलोगे कि सर को नहीं आता, तो ऐसा नहीं है, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्रेडिट सेल्स। तो मैं क्रेडिट पे माल बेचता हूँ, तो सपोज मैं सप्लायर हूँ, मैंने क्रेडिट पे माल बेचा तुमको, तुम क्रेडिट बायर हो, तो भाई तुम भाग जाओगे तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आई ड्रॉ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ड्रॉ करूंगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और तुम्हारा साइन उसके ऊपर ले लूंगा। यू आर गोइंग टू, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्ट दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय साइनिंग। साइन हो जाएगा उसके ऊपर, उसके ऊपर क्रेडिट पीरियड लिखा होगा, मैंने मंथ्स भी लिखे होंगे, मेरे हम दोनों की डिटेल्स लिखी होगी, डेट लिखी होगी, स्टैम्प होगा। ऐसा कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्ट्रक्चर होता है, स्वरूप होता है। 3 महीने के लिए सपोज क्रेडिट पीरियड दिया है, सो 3 महीने के बाद तुमको पेमेंट करना है मुझे। जब मैं बिल तुम्हारे पास लेके आऊंगा तो मुझे बिल सबमिट करना पड़ेगा तुमको, तुम मुझे पेमेंट दे दोगे, वो तुम बिल फाड़ सकते हो भाई, बिल तुम्हारे पास चला जाएगा। या बेस्ट वे इज टू वहां पे स्टैंप ले लो, पेड, मेरा सिग्नेचर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने पेमेंट रिसीव कर लिया। ये 3 महीने की बात की बात। अब कुछ ऐसा सिचुएशन 6-7 दिन के बाद ही बिल ड्रॉ कर लिया और 6-7 दिन के बाद ही मुझे पैसे की जरूरत आनी पड़ी, अर्जेंट नेसेसिटी, पैसा चाहिए चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, मैं जाऊंगा पहले तुम्हारे पास आऊंगा और बोलूंगा कि काम करो, मैं तुमको कैश डिस्काउंट दे देता हूँ और वॉट एवर ट्रेड डिस्काउंट दे देता हूँ, कैश डिस्काउंट ही बोल सकते हो, इमीडिएट पेमेंट करो। बराबर है, तुम्हारा हक बनता है 3 महीना पूरा यूज करने का, बिकॉज मैंने ही तुमको क्रेडिट पीरियड 3 महीने का अलॉट किया, तो 3 महीने के बाद पेमेंट कर सकते थे तो। लेकिन बात समझो ना, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि 1 लाख का बिल अमाउंट है 1 लाख दे दो, आई गिव यू डिस्काउंट 95,000 पे करो, बट आई स्टिल आई कैन नॉट कंपेल यू कि देना ही पड़ेगा। तुम ये भी बोल सकते हो कि सर अरे बहुत अच्छा, किसको डिस्काउंट नहीं चाहिए सर,
लेकिन पैसे नहीं है ना, होते तो मैं अब भी दे देता। तो 3 महीने के बाद ही आपको 1 लाख ही दूंगा मैं, लेकिन 3 महीने के बाद दूंगा, सॉरी सर। तो मैं फोर्स तो नहीं कर सकता, बिकॉज मैं ऑलरेडी मैंने खुद तुमको क्रेडिट पीरियड दिया, और क्रेडिट पीरियड नहीं दूंगा तो मेरा धंधा नहीं चलेगा रे, एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट आई विल डू, मेरे पास एक अलग रास्ता है अभी। मैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल लेके बैंक के पास जाऊंगा, बैंक में जाके वो बिल में डिपॉजिट करूंगा, और बैंक मुझे इमीडिएटली वो कैश पे करेगी, और जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो वो पैसा बैंक तुमसे कलेक्ट करेगी। तो ये मेरे लिए एडवांस हो गया, लोन जैसा पहले मिला। तो इसमें बैंक का क्या फायदा होगा सर? बैंक थोड़ी पूरा 1 लाख रुपया भरेगी, बैंक भी मुझे 95,000 पे करेगी सपोज। तो बैंक का फायदा हुआ, बैंक को 5,000 रुपये मिले। मुझे फायदा हुआ कि मुझे 95,000 ही सही, लेकिन वो मैं वैसे भी तुमको डिस्काउंट देने वाला था, मुझे मिल गए। अर्जेंट नेसेसिटी जो मेरी थी वो फुलफिल हो गई, और तुमको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। इसलिए बुक कीपिंग में ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री होता है। तो इज ड्रॉई, तुम ड्रॉई हो और मैं ड्रॉवर हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉ करूंगा तो मैं ड्रॉवर हूँ, तुम ड्रॉई हो। भाई इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन, ये तो उल्टा ज्यादा हो गया एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अकाउंट्स में तुम डिटेल में पढ़ने ही वाले हो, तो वहां पे तुम वापस से एक बार समझ लेना। ये यहाँ से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको, तुम अपने वर्ड्स में ही लिख सकते हो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये भी एक तरीके का एडवांस हुआ, बैंक प्रोवाइड। सो ये हुआ पूरा प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक, पूरा प्राइमरी फंक्शंस खत्म हो गया। अब एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। वापस मैं आ गया फंक्शंस पे। प्राइमरी फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस में दो बातें हैं, डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। डिपॉजिट्स में दो बातें हैं, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में एफडी एंड आरडी। एफडी में एक साथ अमाउंट जमा होती है, फिक्स अमाउंट at one stage deposited in FD. It is valid for a particular period of time up to the expiry. Until the expiry of that period, no one can withdraw that amount from the bank. I mean, account holder cannot withdraw. If he withdraws, then interest will be charged at a lesser amount of interest will be payable. Normal course mein he cannot withdraw until the expiry of the period, and there is huge rate of interest, or there is the what we can say high rate of interest will be payable on FD. Okay, recurring deposit similar rate, time deposit है, up to expiry of that period, until the expiry withdrawal possible नहीं है, लेकिन the fixed amount with a fixed installment can be deposited in this account. Recurring deposit. Okay, usually it is maintained by persons having fixed income, salary, wages वगैरह. So ये RD हो गया, recurring deposit. Then demand deposit. Demand deposit मतलब as and when demanded पैसे मिल जाएंगे, उसमें saving है, current है. Saving usually salaried and wages वाले persons हैं, regular income वाले persons, but it is not necessary. कोई भी बंदा यूज कर सकता है, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है. इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज मेड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. Okay, the restriction on withdrawal will be there. You can withdraw money, but there are some restrictions. Therefore, interest is there, but lower rate of interest will be payable to you. So ये saving account है. Debit cards, ATM cards वगैरह वगैरह, these are the facilities provided to saving account holders. Passbook is also there. Account statements are also prepared. Then next is in order to ascertain the actual balance, finance position subject. And last but not the least, current account. Current account is only for the businessmen or firms, etc., etc. No restriction on withdrawal, therefore no interest is there. Say current account is done. Overdraft facility is only to current account holders. Then granting loans and advances. Loans usually longer period, advances shorter period. लेकिन लोन्स में अगर 3 बातें होंगी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और एडवांसेस में भी 3 बातें होंगी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. नाउ व्हाट इज शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म लोन मतलब अप टू 1 ईयर का पीरियड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. मीडियम टर्म 1 to 5 years का पीरियड, मीडियम टर्म फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एज वेल एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. एंड लॉन्ग टर्म फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years, मोर देन 5 years. लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ही ये लोन होता है. सो ये हो गया लोन्स. एडवांसेस में 3 कैटेगरीज, एक है कैश क्रेडिट,
कैश क्रेडिट मतलब सेविंग और करंट अकाउंट दोनों को मिल सकता है फैसिलिटी. सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड. Interest will be charged on the amount withdrawn. Slightly higher rate of interest is there than bank OD. Bank OD or bank overdraft is a facility available only to current account holders. जहाँ पे क्या होगा, you can overdraw amount and the interest will be charged on amount overdrawn. 15 days to 60 days तक का period होता है OD के लिए. Last is discounting of bills of exchange. As I said earlier also, तो बुक कीपिंग में हो जाएगा. बैंक बिफोर द एक्सपायरी, फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं उसमें से लास्ट पार्ट. तो देखो क्योंकि पढ़ा नहीं है वहां से, तो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए वो पार्ट वहां से खत्म कर लेते हैं. द ड्रॉवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बेनिफिशियरी मतलब सर अगर मैं वो अमाउंट किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, मतलब वो पार्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ. एंडोर्स बोलते हैं उसको. तो तुम मुझे पे नहीं करोगे, उसको पे करो, तो वो बेनिफिशियरी है. कैन डिस्काउंट, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो एंडोर्स, तुम समझ जाओगे. द बिल विद बैंक एंड ऑब्टेन एन एडवांस, तो मुझे एडवांस मिल जाएगा, या तो मुझे मिलेगा या मैंने जिसको बिल ट्रांसफर किया उसको मिलेगा. ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल द बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉई से पैसा बैंक वापस कलेक्ट करेगा. सो दैट्स इट फॉर डे. पूरा प्राइमरी फंक्शंस खत्म हो गया. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर. Thank you very much. Bye. Take care.